हाय एवरीवन, वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। और आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि एक मोहनदास किस प्रकार से महात्मा बने, यानी कि मोहनदास से महात्मा गांधी तक का संपूर्ण सफ़र आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी यानी गांधी युग के बारे में हम लोग जान रहे हैं, और जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गांधी युग 1915 से लेकर 1947 तक का पूरा एज गांधी युग कहलाता है। और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी वीडियो से पूछा जाता है। और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो चुकी थी, आज़ादी प्राप्त करने के बाद। चलते हैं तो हम लोग गांधी जी के बारे में जानने के पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 1915 से पूर्व की घटना के बारे में हम लोग जानकारी कर पाएंगे। अर्थात महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक जगह पर हुई थी, जो कि गुजरात का एक जगह है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और वो दीवान थे, और माता पुतलीबाई जो कि वो चौथे नंबर की पत्नी थी। और इनका ये जो महात्मा गांधी थे वो चौथे नंबर के पुत्र भी थे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। स्क्रीन पर आप संपूर्ण एक्सप्लेनेशन और डिटेल आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं गांधी जी के अन्य नाम। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को कौन बोला, यानी कि मोहनदास को महात्मा बोलने वाले कौन व्यक्ति थे। तो चलते हम लोग देखते हैं। बचपन का नाम मेन्यू, जो कि आपको एक स्लाइड में आप दिख रहा होगा, और जो कि बाद में मोहन जाकर बने। उनके बाद पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जवाहरलाल नेहरू और सदाकत आश्रम के बच्चे और सरोजिनी नायडू यानी कि बापू कौन बोले, तो ये कंफ्यूजन है। वास्तव में बापू शब्द से सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, बच्चे थे सदाकत आश्रम के बच्चे। और उस सदाकत आश्रम के बच्चे के द्वारा बोला गया बापू शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को बोले, और सरोजिनी नायडू भी बापू शब्द से उन्हें सुशोभित किया। अर्थात जवाहरलाल नेहरू भी बापू बोले, सरोजिनी नायडू भी बापू बोले, और सदाकत आश्रम के बच्चे भी बापू बोले। लेकिन एग्जैक्ट इसका यदि आंसर माना जाए तो वास्तव में सदाकत आश्रम के बच्चे पहली बार मोहनदास को बापू बोलने वाले थे। ये थोड़ा एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और बोर्ड में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन जल्दी देता भी नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता, आखिर एक मोहनदास से व्यक्ति को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता बोला। अर्धनग्न फकीर चर्चिल बोला, और फ्रैंक मोरिस ने भी अर्धनग्न फकीर ही बोला था। लेकिन वास्तव में देशद्रोही फकीर शब्द से सुशोभित करने वाले बोलने वाले व्यक्ति थे चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, यानी कि माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स से एक कह सकते हैं इनका नाम दिया। और खान अब्दुल गफ्फार खां इन्हें मलंग बाबा बोला। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मलंग बाबा किसने महात्मा गांधी को बोला, तो खान अब्दुल गफ्फार खां मलंग बाबा इन्हें बोला। और जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा बोलने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जब हम लोग पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन जब हो रही थी, तो उस चंपारण आंदोलन में इतनी बड़ी जो भीड़ लग गई थी, और वो ये भीड़ को देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे कि बस भारत को एक महात्मा मिल गए। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर मोहनदास को महात्मा शब्द से सुशोभित किए। और जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी से मिलते थे तो महात्मा गांधी इन्हें गुरुजी कहा करते थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें महात्मा कहा करते थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और आप देख पा रहे होंगे, स्लाइड आपको दिख रहा होगा कि गांधी जी की पढ़ाई और गांधी जी की नौकरी के बारे में हम लोग थोड़ा एक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जेन्युइन प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न एग्जामिनेशन से आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये होने वाला है। देखते हैं। महात्मा गांधी की अपनी पढ़ाई लंदन में, और वो बैरिस्टर की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई की, क्योंकि उस वक्त वकील बनना एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ऐशो आराम या बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़े पद पाने के लिए लोग वकालत किया करते थे, वकील बना करते थे। और महात्मा गांधी को गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने
इन्हें दक्षिण अफ्रीका लेकर गया। उन्हें यह पता नहीं था कि मैं दक्षिण अफ्रीका जा रहा हूं तो मैं क्या बनकर आऊंगा। वास्तव में वो व्यापारी तो इन्हें वहां अपनी जो केस चल रहा था उस केस के दरमियान उस केस से संबंधित इन्हें लेकर गया था। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में तो गोरे और काले का भेदभाव कूट कूट करके भरा हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। लेकिन महात्मा गांधी का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला, एक अच्छा अवसर मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। वहां भी साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के भेदभाव को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार का अपना एक योजना बनाए और सक्सेस भी किया। और पीटरमरित्सबर्ग स्टेशन पर जब वो बैठे तो उनको ट्रेन से ही उतरने की बात कही गई कि दिस ट्रेन ओनली फॉर द वाइट मैन नॉट फॉर द ब्लैक मैन। लेकिन महात्मा गांधी तो खुद वकालत किए थे, उन्होंने बोला ऑल आर इक्वल फॉर द लॉ, सभी एक समान है। लेकिन वो बोले कि आप उतर जाओ, लेकिन महात्मा गांधी बोले कि नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने धक्का देकर उस रेलवे स्टेशन से यानी कि उस ट्रेन से उस रेलवे स्टेशन पर उतार मिला। और कारण क्या था? गोरे और काले का भेदभाव चल रहा था, क्योंकि वो जिस बोगी में बैठे थे वो व्हाइट मैन के लिए था और गांधी जी ब्लैक मैन थे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, सत्य के लिए आग्रह, डिमांड फॉर द ट्रूथ। यहां पर क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां से शुरू किए? तो महात्मा गांधी सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से शुरू किए और सक्सेस भी हुआ। और यही देन था कि महात्मा गांधी जब भारत लौट कर आए तो भारत में भी अपने आंदोलन का पहचान और उनका एक कह सकते हैं कि जड़ सत्याग्रह ही छुपा हुआ था। और पहली बार महात्मा गांधी सत्याग्रह जब किए थे तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह भारत में कौन सा था? तो हम लोग चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं। 1894 में नेपाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया। क्लियर है? नेपाल इंडियन है, यहां गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 वर्ष तक रहे। कब से कब तक? 1893 से लेकर 1914 तक। और आपको खुद पता होगा 1914 में पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था उसने हृदय परिवर्तन का काम किया। यानी महात्मा गांधी की यदि जो विचारधारा की बात किया जाए तो महात्मा गांधी की विचारधारा ना तो गर्म और ना ही नरम था, यानी नरम और गर्म के बीच की कड़ी था। मैं एक शब्द से मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी चीज को आप डिमांड करना चाहते हैं तो वो डिमांड करने के लिए यदि आप बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं तो शायद यह भी सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन आप यदि किसी वर्क को करने के लिए यदि आप बहुत ज़्यादा मुलायम भी हो जाते हैं तो भी आपको वर्क सफल होने वाला नहीं है। बस महात्मा गांधी का जो विचारधारा यही तो था, यानी कि ना तो गरम ना तो नरम। यानी आप ऐसे समझें कि आप अपने पिताजी से यदि आप एक बुलेट खरीदने की बात करते हैं और गुस्सा होकर बोलते हैं मुझे बुलेट चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, पापा 4 लपड़ मारेंगे और बोलेंगे बेटा बुलेट नहीं मिलेगा, पढ़ाई करना होगा। आप प्यार से बोलेंगे पापा मुझे बुलेट चाहिए, तो बोलेंगे बेटा नहीं मिलेगा। अर्थात आपने प्यार से बोला तो भी नहीं मिला, आपने एक गुस्सा होकर बोला नहीं मिला। लेकिन आप एक महात्मा गांधी की आइडिया अपनाइए, आप पढ़ाई कीजिए, दम भर पढ़ाई कीजिए, कोचिंग जाइए, स्कूल जाइए, पढ़िए, सबसे बोलिए, बतियाइए, लेकिन आप खाना मत खाइए। यह महात्मा गांधी की विचारधारा से मिलता जुलता है। अनशन, मैं आग्रह करूंगा, सत्याग्रह करूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं पढ़ रहा हूं, कोचिंग जा रहा हूं, अच्छे मार्क्स में ला रहा हूं। तो शायद आपके पिताजी पूछेंगे आपकी मम्मी से क्या पढ़ने जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। सब्जी लाने जा रहा है? जा रहा है। कोचिंग जाता है? जाता है। खाना खाता है? नहीं खाता है। हो सकता है इसी बात को लेकर के आपके पिताजी के दिल को एक डाइवर्ट करेंगे, परिवर्तन करेंगे। यही तो हृदय परिवर्तन है। और इसी हृदय परिवर्तन की विचारधारा को लेकर महात्मा गांधी पूरे देश को आजाद दिलाने में अहम भूमिका निभाए थे। अरे बीच की कड़ी है, महात्मा गांधी की विचारधारा को समझने के लिए बहुत ही कुछ आपको समझना पड़ेगा। अर्थात महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था एक हृदय परिवर्तन करने वाला था। आप यदि एक फील्ड में बच्चे खेलते हैं, ये बच्चे की विचारधारा मिलता जुलता था महात्मा गांधी से। अर्थात महात्मा गांधी जब उनकी विचारधारा को यदि तुलना किया जाए तो निश्चित ही आप कह सकते हैं कि बच्चे जब आपस में खेलते हैं, जब एक बच्चे गलती कर देते हैं तो देखते होंगे सब बच्चे कटिस कटिस करके उससे दूर हो जाता है और बच्चा को एक अंदर से कुछ अलग महसूस होता है और कहता है कि मैंने गलती कर दी है, एहसास होता है।
हृदय परिवर्तन हो रहा है, और बाद में कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे ज्वाइन कर लो, खेलने दो। अब पूरे बच्चे फिर दोस्ती कर लेता है। अर्थात वो बच्चे का खेल मत समझिए, वो हृदय परिवर्तन करने वाला एक सिस्टम था, और उसे हृदय परिवर्तन करने वाला सिस्टम महात्मा गांधी ने अपनाया, और इसी विचारधारा से महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाया। यानी महात्मा गांधी का विचारधारा हृदय परिवर्तन करने वाला था, और लोगों के मन में काले गोरे का रंग भेद मिटा दिया। कहां? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू हुआ था, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। 1906 में इनका भारतीय मूल पंजीकृत हुआ, और 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन आता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? 1904 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। और पहला आश्रम था, यानी क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी का पहला आश्रम कौन सा था? तो आंसर होगा फिनिक्स आश्रम। ये कहां था? डरबन में था, साउथ अफ्रीका में था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की पहली समाचार पत्रिका थी। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो क्या हम बोलेंगे? इंडियन ओपिनियन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और आप अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन पर प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें, कि ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास मिलता रहेगा। आगे गांधी जी की जो विचारधारा थी वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सहमत नहीं था। यानी कि जो वर्ग संघर्ष की जो विचारधारा थी, यानी कि कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष करने की बात कहा करते थे, लेकिन महात्मा गांधी वर्ग संघर्ष करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा कार्ल मार्क्स की कौन सी विचारधारा से मेल नहीं खाता था? तो कार्ल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की जो विचारधारा थी, उस शब्द वह मोनोपोली, यानी कह सकते हैं कि उस विचारधारा से, उस आइडियोलॉजी से महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी यहाँ पर एक विचार, यानी कि एक समान उनका मतलब कि नहीं हो पाता था। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे गांधी जी का भारत आगमन। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, और आज भी प्रवासी दिवस मनाते हैं, और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। उसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 21 वर्ष के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद, गोरे और काले के भेदभाव मिटाने के बाद साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। उन्होंने साबरमती आश्रम का एक स्थापना किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार भारत में एक आश्रम का स्थापना किया। उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, गुजरात में। 1915 में अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। क्वेश्चन आता है कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी, और कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब मिली? तो 1915 में मिली। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के और इनकी मृत्यु, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 15 फरवरी 1915 को हो चुकी थी। आप स्लाइड पर देख रहे हैं, आप पीछे स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी स्टडी को और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। और मैंने कई बार बताया कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, ना तो गरम और ना ही नरम, यानी बीच की कड़ी, अर्थात गांधी जी लोगों का हृदय परिवर्तन करने में विश्वास रखते थे, जैसा कि आपने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह में देखा था। इनका हथियार क्या था? उपवास था, बहिष्कार था, असहयोग था, तथा सविनय अवज्ञा था। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा किस से मिलता जुलता है, यानी कि महात्मा गांधी की हथियार क्या था? तो हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी का हथियार क्या था? उपवास था, बहिष्कार था, असहयोग था, सविनय था। मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे हम लोग देख पाएंगे इसको। चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चंपारण आंदोलन। जी हां, यही चंपारण आंदोलन है जो मोहनदास को महात्मा बनाया। मोहनदास को नहीं पता था कि आखिर मैं एक महात्मा गांधी बनकर यहां पर आऊंगा। उनको नहीं पता था कि मैं किस रूप पर जाऊंगा, लेकिन यह पता था कि मैं जो करूंगा वो सही करूंगा। चंपारण आंदोलन की शुरुआत करने के पहले हम थोड़ा सा एक बारे में बताएंगे। जब देश में किसान लोगों को अंग्रेजों ने बताया कि आप इंडिगो की खेती कीजिए, नील की खेती कीजिए। आप जानते हैं कि नील कपड़े को रंगने के लिए प्रयोग में किया जाता था, और उसी वक्त जर्मनी में केमिकल से
नील बनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी और जिसके कारण वो थोड़ा सस्ती हो गई थी। और लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नील महंगा, यानी डिमांड, जर्मनी का नील का डिमांड पूरे विश्व में फैलता चला गया। लेकिन अंग्रेज ने ऐसा निर्णय लिया कि हमें भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन फार्मर के साथ, भारतीय किसानों के साथ उन्होंने क्या किया कि एक एग्रीमेंट करवाया, यानी ईख की खेती की जगह पर वहां पर एग्रीमेंट करवाया कि आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होगा, यानी कि इसको हम लोग 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये एग्रीमेंट ये दोनों के बीच में हुआ, अर्थात किसान और प्लांटर्स के बीच में हुआ। 3 कठिया पद्धति और 3/20 प्रश्न में रहता है। तो सत्याग्रह यानी कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, तो 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। और इसी बिहार की धरती पर राम कुमार शुक्ल एक ऐसे किसान आंदोलन के यानी कहने वाले एक नेता थे, यानी कि जो कि अपनी पढ़ाई, अपनी पैसा लगा करके और किसान के लिए वहां पर अपना केस लड़ा करते थे। वही राम कुमार शुक्ल को जब पता चला महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे और कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि आप महात्मा गांधी से जरूर मिलिए, तब राम कुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने के लिए गुजरात चले गए। और इतना बार मिले राम कुमार शुक्ल, इतना बार मिले कि जब तक वही महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी बिहार की धरती पर नहीं आए। यही तो बिहार की खासियत है, अपनी जीत पर लड़ जाना। जब तक उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तब तक वो अपने काम में लगे होते हैं। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि बिहार में महात्मा गांधी को किसने निमंत्रण दिया? राम कुमार शुक्ल। देखते हैं तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह भारत में किस आंदोलन को कहते हैं? चंपारण आंदोलन। और आप जानते हैं बिहार का एक ऐसा जगह है चंपारण आंदोलन जिस धरती पर एक मोहनदास महात्मा बन गए, अर्थात महात्मा गांधी बन गए। और 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में पहली बार भाग लिया और राजकुमार शुक्ल और बंगाल के संत राउत ने गांधी जी को बिहार बुलाया था। क्लियर है? बिहार में नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति चल रही थी, जो कि मैंने आपको चर्चा किया। और इस 3 कठिया पद्धति को दूर करने के लिए, महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए एक राम कुमार शुक्ल, एक किसान का व्यक्ति, एक किसान का नेता, एक महात्मा गांधी को इसी चंपारण की धरती पर बुलाने में कामयाब रहे। उसके बाद कई बार जाने के बाद राम कुमार शुक्ल की आग्रह पर महात्मा गांधी निर्णय ले लिया कि मैं तो अब बिहार जाऊंगा। कौन ऐसा बंदा है कि मुझे बार बार इस प्रकार से एक निमंत्रण भेज रहा है? और उन्होंने अपना ठान लिया। उनको नहीं पता था कि महात्मा गांधी को ये पता नहीं था कि हम जाकर क्या करेंगे, लेकिन महात्मा गांधी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और बिहार के किसानों को एक नेता चाहिए था। बस और क्या था, एक दूसरे के संपूरक बन गए और बनने के बाद महात्मा गांधी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया और बिहार के किसानों को एक नेता मिल गया। और बहुत मुलाकात करने के बाद, बहुत कुछ से रिक्वेस्ट करने के बाद महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर आना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए और वो मुजफ्फरपुर आ गए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुजफ्फरपुर में मिलने के लिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी बिहार में पहली बार कहाँ आए थे? तो मुजफ्फरपुर। चंपारण आंदोलन का मतलब यह नहीं समझेंगे कि चंपारण में आए थे, तो पहला आगमन मुजफ्फरपुर की धरती पर हुई थी, वो मोहनदास। क्लियर है? और उन्हें मिलने के लिए जेबी कृपलानी, जब वो मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी जब आए थे तो उस वक्त जेबी कृपलानी एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे और सबसे पहली बार एक वेलकम, एक स्वागत किए महात्मा गांधी को। कौन? जेबी कृपलानी। उनसे मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, उन्होंने मुलाकात की। जब महात्मा गांधी के आने का पता चला तो मुजफ्फरपुर के कमिश्नर मार्स हेड को पता चला, तो उसने गांधी जी को बिहार आने की इजाजत नहीं दी। लेकिन महात्मा गांधी जिद्दी के पक्के थे, जो कह दिया सो कह दिया, अब वापस लेने वाले नहीं थे। उन्होंने बोला कि मैं तो बिहार जाऊंगा तो जाऊंगा। और गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को बिहार पहुंच गए। 15 अप्रैल 1917 को बिहार पहुंच गए और गवर्नर एडवर्ड ने उन्हें मना कर दिया। 144 धारा लगने के बाद भी महात्मा गांधी लौट गए। लेकिन इतना मतलब कि जिद्दी थे कि महात्मा गांधी को यानी कि रोक नहीं पाए। और महात्मा गांधी जब आए तो आने के बाद जो वहाँ के गवर्नर थे, कमिश्नर थे, एडवर्ड ने जांच कमेटी बिठाए और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे FG सलाई, सदस्य रेड गांधी, है ना। गांधी जी भी इससे मतलब कि कह सकते हैं कि इस कमेटी के एक मेंबर बने। हरिप्रसाद और रैनी थे।
और इस कमेटी में यह निर्णय लेने वाला था कि आखिर महात्मा गांधी का जो डिमांड है, यानी कि यहाँ के किसान का जो डिमांड है वो जेन्युइन है या नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया। और जब कमेटी का गठन हुआ तो महात्मा गांधी जब वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब इतनी भीड़ लगी हुई थी तो उसी भीड़ को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताया कि बस भारत को अब महात्मा मिल गया, अर्थात इसी चंपारण की धरती पर मोहनदास महात्मा गांधी बने। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि महात्मा शब्द से सुशोभित करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग यानी कि उनका जो कमेटी बिठाया गया, कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि चंपारण के किसानों का जो डिमांड है वो जेन्युइन है। और पहली बार जब हड़ताल किया उन्होंने एक्सेप्ट किया और महात्मा गांधी की विजय यहीं पर मानी जाती है। उन्होंने किसानों की बातों को माना और कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि तिनकठिया पद्धति वास्तव में जमीन के फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, यह गलत है और इसी को लेकर के आप जबरदस्ती खेती नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ एक अधिकार की बात होती है और महात्मा गांधी की विजय होती है, अर्थात तिनकठिया पद्धति को वापस लिया जाता है। अब क्या कहना, महात्मा गांधी की तो जो सोच था, जो उनका डिमांड था वो तो पूरा हो गया। और इतना बड़ा जनसभा, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा लोग की भीड़ को देख करके लोग ने यह पता कर लिए कि आखिर महात्मा गांधी में दम है। फिर क्या, उधर अहमदाबाद में भी कुछ न कुछ तो चल ही रहा था। तो महात्मा गांधी चंपारण के बाद अहमदाबाद सत्याग्रह में गए और वहाँ आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन था। यानी कि अहमदाबाद में क्या हो रहा था कि मिल मजदूर, वहाँ पर मजदूरी करने वाले मिल वर्कर्स, यानी कि मिल कंपनी में काम करने वाले, एक वहाँ पर एक प्लेग जैसी एक बीमारी आने की संभावनाएं बनी थी। उस वक्त वहाँ के मालिक ने निर्णय लिया था कि मैं आपको कुछ पैसा एडवांस दूंगा, लेकिन वास्तव में प्लेग हुआ नहीं। लेकिन अब वहाँ पर मालिक का कहना था कि जब प्लेग हुआ नहीं और इन लोग को अब हम पेमेंट कैसे दे सकते हैं, यानी प्लेग हुआ नहीं तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे। कहानी ये था कि अहमदाबाद मिल मजदूर जब काम कर रहे थे तो हाँ एक र्यूमर कहिए या जो भी कहिए, एक ऐसा फैला कि प्लेग आने वाला था। तो वहाँ के जो मालिक थे, यानी कि जो मिल के मालिक थे, उन्होंने निर्णय लिया कि इस प्लेग के डर से यदि जो पूरे के पूरे मजदूर बाहर चल जाते हैं, घर चल जाते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, उनकी फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको बोनस के रूप में आपको जितना पेमेंट था उतना डबल आपके पास मिलेगा। लेकिन हुई ये कि कुछ दिन के बाद प्लेग नाम का चीज़, प्लेग बीमारी फैली नहीं। जब फैली नहीं तो जो मजदूर थे अपना डिमांड रखा कि आपने तो वादा किया था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, लेकिन मजदूर के पैसे को देने के लिए वहाँ के जो मालिक थे इनकार कर दिए कि मैं नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि प्लेग तो हुआ ही नहीं। और इसी के दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, अहमदाबाद मिल वर्कर्स। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित है, तो मिल मजदूर से संबंधित है। और महात्मा गांधी जो ग्रेट सक्सेस पाए थे चंपारण आंदोलन में, इसी से लेकर के, यानी कि गुजरात के खुद रहने वाले महात्मा गांधी, तो गुजरात के लोगों ने उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में वहाँ पर किसानों यानी कि मजदूरों की बातों को समझे और समझने के बाद उनको दोनों के बीच में समझौता करने की कोशिश की। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, आप इसे देख लीजिए कि 15 मार्च 1918 एक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, जिसके कारण आंदोलन को रोक दिया गया, यह कहकर कि मजदूरों को कुछ बोनस दिया जाएगा। जिस बोनस की बात अंग्रेजों ने मजदूरों को देने के लिए कहा था, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। और उन्होंने, सारा भाई ने महात्मा गांधी को वहाँ पर बुला कर लेकर गए और जाने के बाद आप जानते ही हैं मजदूर का डिमांड था कि मुझे कम से कम 50% दीजिए। क्लियर है, यानी पूर्ण था। लेकिन अब यहाँ पर आप जो स्लाइड पर आप देख रहे हैं, जिसमें कि आप कहने का अर्थ ये था कि मालिक ने बोला कि 20% देंगे और मजदूर का डिमांड था कि 50% लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी तो यही बीच के रास्ता निकालने वाले थे। महात्मा गांधी वहां पर गए और पूछे मालिक कितना देना चाहता है, 20%। आप कितना मांगते हो? 50%। महात्मा गांधी बोल दिए कि बस तो निर्णय तो हो गया। यही तो बीच के कड़ी थे महात्मा गांधी की विचारधारा की बातों को मानेंगे तो। और दोनों के विचार को मिलाएं, बैठाएं, समझौता किए और उन्होंने समझौता करने के बाद एक रास्ता, बीच का रास्ता निकाल दिए और रास्ता में कहा गया कि 35% मांग स्वीकार कर लीजिए और मालिक को बोला गया कि 35% डन कर दीजिए और दोनों के बीच में यह डन हो गया और इस स्वीकार कर लिया गया। और फिर देखिए चंपारण के तुरंत बाद अहमदाबाद में
इससे मजदूरों का डिमांड पूरा हो गया, यानी कि महात्मा गांधी यहाँ पर सफल हो गए और 1918 में अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई और यह आंदोलन 1918 में 21 दिनों तक हड़ताल चली थी। अर्थात आंदोलन की बात कर रहे हैं तो यह आंदोलन यानी अहमदाबाद आंदोलन 1918 ईस्वी में हुई थी और यह गुजरात में है और ये मिल वर्कर्स यानी कि मिल मजदूर ने आंदोलन किया था। महात्मा गांधी मिल मजदूर को एक सपोर्ट किए। इसके बाद हम लोग चलते हैं खेड़ा आंदोलन और खेड़ा गुजरात में है और जैसा कि आप जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन ये गुजरात में है। खेड़ा आंदोलन टेक्सटाइल वर्कर्स के द्वारा किया गया था, यानी कि वहाँ पर आपने जो बात कर रहे हो यानी कि वहाँ पर आप जो चर्चा कर रहे हो, यानी कहने का अर्थ यह है कि खेड़ा में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो किसान थे वह किसान के था, यानी टैक्स बढ़ा दिया गया था किसानों को, लेकिन वहाँ क्रॉप्स फेल्यूर हो चुका था और जब क्रॉप्स फेल्यूर हो गया और किसान अपना टैक्स देने के लिए समर्थ नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने डिस्कशन किया कि मुझे तो चाहिए ही तो चाहिए। यहाँ आंदोलन शुरू किया गया, वसूली करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने किसान ने एक वसूली के विरोध के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया और 22 मार्च 1918 को अकाल पर मतलब कि वहाँ कह सकते हैं कि आंदोलन करना शुरू कर दिया और महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना साथ में मिल करके इस आंदोलन को शुरू किए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात महात्मा गांधी को इसी खेड़ा आंदोलन में होता है और बाकी हम लोग इसका डिटेल से आगे हम लोग इसको देख पाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन लगातार आंदोलन चल रहा है, तो क्या अंग्रेज चुपचाप बैठे हुए रहेंगे? तो इसी आंदोलन को रोकने के लिए, इसी आंदोलन को स्टॉप करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट बनकर आया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्योंकि पहले ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जानते हैं कि इसके पहले ही अंग्रेजों ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक 10 साल के बाद मैं आपके लिए नियम और कानून बनाकर दूंगा। तो 1909 में हमारे पास एक आया था एक्ट बनकर, उसके बाद 10 साल के बाद हमारे पास आया, यानी कि वो आप 1919 में एक एक्ट बनकर आया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में यह मंथन किया गया, चिंतन किया गया कि एक्ट इंडिया में भेजना जरूरी है और उन्हीं के सिफारिश पर रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को बनकर तैयार हो गया। इस कानून को गांधी जी ने विरोध किया और काला कानून घोषित किया, क्योंकि इस कानून में न तो अपील करने की बात कही गई थी और न ही वकील यानी कि दलील और वकील, यानी कि इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि शक के आधार पर यहाँ के लोगों को, आंदोलनकारियों को पकड़कर जेल भेजने की बात कही गई थी और लगातार 2 साल तक किसी प्रकार का यानी कि वो बेल लेकर बाहर नहीं आ सकता। और देश के व्यापारियों ने 6 अप्रैल को हड़ताल करने की घोषणा कर दी, यानी कि यह सत्याग्रह आंदोलन के विरोध में महात्मा गांधी और उनके समर्थक ने एक आंदोलन यानी कि सत्याग्रह इन अगेंस्ट ऑफ द रॉलेट एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह करने की अपना शुरू कर दिया और जिसका पूर्ण वर्णन, पूर्ण डिटेल हम लोग एक जालियांवाला बाग इंसिडेंट में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा जालियांवाला बाग। जय हिंद।